हेलो एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू सूत्रम एकेडमी। मैं हूं सह कृष्णा, आपका सर, आपका ब्रो, आपका सर ब्रो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और जिसका नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का संग्राम। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे सवाल प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं, इससे सवाल जो है वो मेंस में भी आते हैं, और मेंस में तो खैर जबरदस्त तरीके से आते हैं। तो हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझेंगे कि प्रीलिम्स के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और मेंस के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। उसमें अभी हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, चूंकि ऑफकोर्स ये प्रीलिम्स के लिए बैच है और ये क्रैश कोर्स है, तो हमें इसको थोड़ा सा, सॉरी नॉट क्रैश कोर्स, ये स्मैश कोर्स है। तो इस स्मैश कोर्स में हम लोग इसको बहुत ही इजी वे में रखेंगे ताकि आपके लिए बस वही रेलेवेंट चीजें हों जो कि आपके एग्जाम में आने वाली हैं। बट इसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं इस बात का हिंट लेते हुए जरूर चलेंगे कि जब आप मेंस के लिए हमसे जुड़ेंगे तो आपके पास मेंस में ऐसे क्या पॉइंट्स होंगे जो कि आपके आंसर्स को अलग बनाएंगे बाकी एस्पिरेंट्स से। देखो, सबके पास ऑलमोस्ट वही डेटा है, सबके पास ऑलमोस्ट वही चीजें होती है लिखने के लिए अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 पे कोई सवाल आता है तो। पर आपका आंसर आखिर अलग कैसे होगा? क्या ऐसा आप लिखोगे कि आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा? और ऐसा भी नहीं कि आपको रिसर्च करके कुछ उसमें लिखना है, वही चीजें लिखनी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टैंडर्ड बुक्स में अवेलेबल हैं, जो कि आपको एग्जाम में लिखने पे फायदा भी है। अगर मैं अभी बात करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो विद्रोह हुआ था उसके कारण जो है बस इंडिया के अंतर के ही नहीं थे, बल्कि यूरोप में बैठे बैठे भी कुछ कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था, तो आप कैसे इस बात को लिखेंगे एग्जाम में? क्या आपको पता है कुछ सोशियो आइडियोलॉजिकल फिलॉसफीज, यानी कुछ ऐसे सामाजिक या फिर सोशल कुछ ऐसे मैसेजेस या कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज वहां पर डेवलप कर रही थी यूरोप में, खास करके ब्रिटेन में, जिसका इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया में कई पॉलिसीज पे हो रहा था? आपको पता है यह बात कि जो एजुकेशन की पॉलिसी मैकॉले मिनट्स में लिख करके आई थी, उस चीज को भी अगर देखा जाए तो वहाँ की एक आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी। चाहे हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करें, वो भी वहाँ की कुछ आइडियोलॉजीज के कारण ही इंस्पायर्ड होकर के आई थी, और ये आइडियोलॉजीज को लेकर के आने वाले, उन आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोग ही थे। आप यकीन करेंगे जो हमारे गवर्नर जनरल्स बने, जो भी ब्रिटिश के EIC के थे, वो लोग उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, और जब वो आए उस आइडियोलॉजी को वो इम्प्लीमेंट किए, और इस तरीके से इम्प्लीमेंट किए कि लोग परेशान हो गए फाइनली, और तब जाकर के हमारा ये विद्रोह देखने को मिलता है। पर हम इस चीज़ों के डेप्थ में नहीं जाएंगे, आखिर वो कौन थे, वो क्या आइडियोलॉजीज थी, क्योंकि जब आप ये आंसर में लिखेंगे इन आइडियोलॉजीज के बारे में, आपका आंसर सबसे अलग स्टैंड आउट करेगा। पर उसको किस तरह से आंसर में लिखना है वो भी एक कला है, क्योंकि आप उसको सिंपली इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि एग्जामिनर को बस आपको दिखाना है कि आपको पता है चीजें, बट आपको इस तरह से भी दिखाना है कि एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि आपको सिर्फ पता ही नहीं, आपको उस चीजों का नॉलेज भी है और आप उसका कॉम्प्लिकेशंस, उसकी सिग्निफिकेंस को भी समझ रहे हैं। तो ये चीजें सूत्रम एकेडमी आपको सिखाएगा कैसे करना है, कैसे इन चीजों को मेंस में लिखना है। तो फिलहाल अभी हम लोग प्रीलिम्स पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा जो ये चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विरोध या संग्राम, विद्रोह, सॉरी नॉट विरोध, विद्रोह। 1857 का विद्रोह, ठीक है, जिसी को हम लोग कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर इस रिवोल्ट का, इस विद्रोह का होने के पीछे कोई ना कोई वजह तो रही होगी। ऐसा तो नहीं अचानक से ही विद्रोह हो गया। जब पिछले क्लासेस में हमने देखा था, जब हमने आदिवासियों का जब विद्रोह देखा या फिर जो सिविल अपराइजिंग्स देखी, उसमें हम कहीं ना कहीं एक बात समझ रहे थे कि जिस जिस एरिया में, चाहे वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जितने रीजन्स हो गए या वेस्टर्न पे हो गए या साउदर्न पार्ट पे हो गए, जिस जिस रीजन की हम बात करें, उन रीजन पे जब अंग्रेज आए उसके बाद ही लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह से बढ़ना शुरू हुआ। यानी ये विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हुई है और अंग्रेजों के आने के बाद हुई है। यानी जाहिर सी बात है अंग्रेज कुछ ना कुछ गलत तो कर ही रहे थे हमारे देश में। हमारे देश के लोगों में वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ गुस्सा विद्रोह का रूप लेता है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या क्या रीजंस हैं इस विद्रोह के होने के। जो रीजंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम जानते हैं उसमें एक सबसे बड़ा रीजन है मिलिट्री रीजन, और यही देखा जाए तो आपका सबसे मेन
इंस्टिगेटिंग पॉइंट था, वो स्पार्क था जिसके कारण ये विद्रोह शुरू होता है। हम जानते हैं कि इस मिलिट्री कारण में क्या चीजें आई थी, इसमें थोड़ा सा रिलीजियस एंगल भी मिक्स था जिसके कारण से मिलिट्री रिवोल्ट में बदला। अगर इसमें सिर्फ रिलीजियस एंगल रहता और मिलिट्री में तब्दील नहीं होता तब तो फिर वो सिर्फ रिलीजियस एंगल में आ जाता, राइट। लेकिन उस रिलीजियस एंगल के कारण ये मिलिट्री रिवोल्ट में तब्दील होता है ये वाला। तो देखो इसकी शुरुआत जाहिर सी बात है हम जान रहे हैं कि शुरू हो गया था जब नया एक राइफल आया था जिसको कहा गया था ओल्ड ब्राउन बास मस्केट। हालांकि ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रॉयल इनफील्ड की ये राइफल है, बस इतना याद रखना है, वही रॉयल इनफील्ड जिसकी बाइक्स हम लोग चलाते हैं। तो रॉयल इनफील्ड की ये एक बंदूक थी जिसमें हमें पता है कि उसकी जब गोली को चलाना होता था तो उसके ऊपर एक लेयर, एक कवर लगा होता था जिसको फाड़ करके, जिसको हटा करके ही गोली को इस्तेमाल किया जा सकता था। और उसको फाड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए हमें दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता था। और जब दांत का इस्तेमाल कर रहे थे हम, तो हमें ये बात कहीं ना कहीं एक विद्रोह में हमारे दिमाग में डाली गई कि ये जो इसमें पर कवर है ये एक चर्बी से बना है, और खास तरह की चर्बी है ये, जो कि या तो गाय की चर्बी है या फिर ये एक चर्बी है आपकी सुअर की। और इस तरह से दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन की भावनाओं को, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, जो धार्मिक भावना है, उसको हर्ट हुआ और लोगों ने कहा कि हम इस कार्ट्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन गोलियों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सबसे पहली बार जो रिवोल्ट हुआ वो कहाँ होता है, वो बहरामपुर में होता है। हालांकि ये जब कोर्स ऑफ रिवोल्ट हम देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ, किसने पहले, जैसे बहरामपुर में सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनकी पूरी बटालियन को ही ये स्थगित कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें होती है। और कब मंगल पांडे ने फिर उसके बाद गोली ही चला दी अपने सीनियर पे, हम उस पर भी आएंगे, जो कोर्स ऑफ वॉर है, कैसे कैसे कहाँ क्या हुआ, हम उसको समझेंगे। लेकिन पहले रीजंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला रीजंस तो हम समझ रहे हैं कि ये नया बंदूक का जो गोली था, यानी जो कार्ट्रिज था, उसके कारण से ये पहला रीजन एक मिलिट्री रीजन में आता है। और क्या रीजन आता है मिलिट्री में, और रीजंस क्या आते हैं? तो देखो एक और रीजन आता है कि हमारा जो एक मान्यता था हिंदू धर्म में कि अगर आप समंदर के पार चले जाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पर आर्मी वालों को ऐसा ही अब एक नया एनलिस्टमेंट ऑर्डर जारी किया था 1856 में, जिसमें कहा गया कि आपको कहीं भी जाकर के सर्व करना है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर भी आपको कहीं भी जा सकते हैं, समंदर पार। तो इसके कारण जो है लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक बार वो समंदर पार चले जाते थे तो उनके गांव में, सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि पहले इन सिपाहियों को जैसे ये बाहर भेजा जा रहा है, तो ये जब भी कुछ भी पोस्टल ऑर्डर करते थे, कुछ भी पोस्ट वगैरह से भेजते थे, तो इनको कोई चार्जेस नहीं लगते थे। पर अब इनको चार्जेस लगना शुरू हो गए कि नई पोस्ट ऑफिस एक्ट के हिसाब से। तो ये भी इनके लिए कहीं ना कहीं डिसकंटेंट था, मन ही मन गुस्सा हो रहे थे इससे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ था, जब ये विदेशों में दूसरी जगहों पे सर्व करते थे अपने होम टाउन से अलग, तो इनको दिया जाता था भत्ता, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता था, क्योंकि आप अपने निवास स्थान से दूर कहीं पर जाके सर्विस दे रहे हैं। तो ये भत्ता जो देते थे अंग्रेजों ने इसे भी बंद कर दिया। तो हम समझ रहे हैं धीरे धीरे किस तरह से एक लेयर बाय लेयर वो गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा होगा इन लोगों के मन के अंदर, ये जितने भी सोल्जर्स थे। तो ये मिलिट्री रीजन्स में देखो कई सारी ये सारे रीजन्स हैं जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि ये इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये तो हम जानते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था कि कोई भी जो इंडियन है वो सूबेदार की रैंक तक पहुंच सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है, सिर्फ ब्रिटिश ही जा सकते हैं। इवन जो बटालियन है, बटालियन के अंदर ही जितने लोग हैं, उस जितने लोगों में ब्रिटिश और जितने लोग इंडियंस हैं उनमें अलग से भेदभाव होता था। भेदभाव तो होता ही था, ये एक पॉइंट तो है ही। उसके अलावा एक और पॉइंट है कि इन बटालियंस में इन लोगों, इन इंडियंस के को अब क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर जाने लगा, यानी मिशनरी एक्टिविटीज़ इनके कैंप्स में बढ़ गई। यानी कोई भी प्रीस्ट आता था फिर बोलता था आओ भैया क्रिश्चियनिटी में आप तब्दील हो जाओ, इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ गई। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जब होने लगी तो मिलिट्री में जितने भी सोल्जर्स थे अंदर गुस्सा तो बढ़ ही रहा था। और उसका मेन स्पार्क होता है ये जो गोली जिसके अंदर चर्बी बताई गई, या तो गाय की है या फिर सुअर की, ठीक है। तो ये है मिलिट्री रीजंस जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। इकोनॉमिक रीजंस की अगर हम बात करें, दूसरी रीजन की अगर हम बात करें तो वो है इकोनॉमिक रीजन, यानी आर्थिक रीजन।
आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण भी देखो तो बहुत मुश्किल नहीं है समझना। अभी पिछले क्लासेस में ही हमने बताया था कि किस तरह से जमींदारी सिस्टम्स के बारे में, है ना। ये जमींदारी सिस्टम जो लाई गई, महलवारी सिस्टम लाई गई, रेतवारी सिस्टम लाई गई, इन सिस्टम्स के लाने के कारण कौन उसके ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, कौन प्रभावित हुआ सबसे ज़्यादा? तो हम देख रहे हैं कि जो किसान है वो प्रभावित हुए, उन्हें जो टैक्सेस हैं, जो लगान है, वो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा। ठीक है, इसके कारण कई ज़मींदार भी प्रभावित हुए कि जो टैक्सेस अंग्रेज़ों तक सही समय तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनकी ज़मीनों को वो लोग हड़प ले रहे हैं। तो इकोनॉमिक रीजन से हम समझते हैं कि लोगों की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो रही है, जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनकी इकोनॉमिक स्थिति पे असर पड़ रहा है। तो एक इकोनॉमिक रीजन में हम इसे समझ सकते हैं। दूसरा हम ये भी समझ सकते हैं कि जो जमींदार हैं उनके ज़मीन ले ली जा रही है। उसके अलावा सिर्फ जमींदारों की बात अगर ना करें तो देखो एक कॉन्सेप्ट था रेंट फ्री लैंड्स का, ठीक है। रेंट फ्री यानी रेंट नहीं, लैंड्स। ये लैंड्स बेसिकली जो है ना वो रिलीजियस पर्पस के लिए दिए जाते थे, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को दिए जाते थे। तो इस तरह के लैंड्स फ्री में दिए जा रहे थे। अब इन लैंड्स को वापस अगर कोई लेना चाहे, ऐसी बात है, लोगों को से गुस्सा आएगा, लोग परेशान होंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं और इसमें देखा जाए तो कई सारे जो प्रीस्ट हैं यानी जो पुजारी वगैरह हैं, कई सारे मौलवीज वगैरह जो है जिन्हें ये लैंड्स दी गई थी, उनकी ज़मीनें भी वापस ले ली जा रही हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे वक्फ बोर्ड के लिए बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग क्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी वक्फ की जो ज़मीन है वो वापस ले लेगी। भले मैटर जो है वो अलग है, राइट। भले जो बातें हैं, गवर्नमेंट का जो क्लेम है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं चीज़ों का, ताकि कोई गलत एक्टिविटी ना हो जाए ज़मीन को लेकर के, कोई गलत क्लेम्स ना आए। पर लोगों का कहना है कि ऐसा होगा कि ज़मीन वापस उनसे ले ली जाए। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। जस्ट इमेजिन उस समय जब इनकी ज़मीन वाकई में ले ली जा रही होगी, इनसे छीन ली जा रही होगी, तो कितना उस समय लोगों के मन में विद्रोह होगा, राइट। समझ रहे हैं इस चीज़ों को। फिर हम एक बात और जान रहे हैं, जितना भी इंडिजिनस इंडस्ट्री था, जो भी हैंडीक्राफ्ट का था, या फिर जो कुम्हार लोग थे जो पॉटरी बनाते थे, जो बुनकर लोग थे जो कुछ चीज़ें बुन के बनाते थे, कपड़े वगैरह सिल्क वगैरह के बनते थे, इस तरह जितनी भी इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, उन इंडस्ट्रीज को भी अंग्रेज़ों ने बिल्कुल सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। क्योंकि इनका मेन मुद्दा था इंडिया से जितने रॉ मटेरियल हैं ये उठा के ले जाइए आप इंग्लैंड, और वहाँ से कपड़े बना करके वापस आप इंडियंस को ही बेचिए, और बाकी दुनिया में तो बेचिए ही। तो इंडियंस के पास ऑब्वियसली रॉ मटेरियल इतने होते नहीं थे, तो जाहिर सी बात है ये बेचारे जो हैंडीक्राफ्ट वाले थे, ये लोग अपने इनका जो बिजनेस चल रहा था, इनका जो था वो धीरे धीरे खत्म होते चला गया, और ये लोग भी बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच चुके थे। तो ये भी इकोनॉमिक रीजंस में हम देख रहे हैं कि इन लोगों में भी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये रीजंस हमारी समझ में आ रहा है कि जो इकोनॉमिक रीजंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। फिर अगले रीजंस की बात करें तो सोशियो रिलीजियस, यानी सोशियो रिलीजियस सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण यानी जब आप लोगों के समाज में या उनके सामाजिक एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करेंगे तब लोग का गुस्सा होगा। गेस करिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हो सकती हैं जो की थी अभी तक ब्रिटिश ने। धार्मिक रीजंस, उनके धर्म में अगर आप हस्तक्षेप करिएगा तो वो एक रीज़न होगा। और कहीं ना कहीं धर्म और समाज उस समय बहुत ज़्यादा मैच करता था, आज की तरह नहीं है कि लोग धर्म को हटा करके परे रख करके सामाजिक लाइफ उनकी एक अलग हो गई है। पहले धर्म और समाज काफ़ी मिला जुला था, यानी जो भी सामाजिक एक्टिविटीज़ होती थी वो धर्म से रिलेट करके होती थी, ना कि आज के समय के हिसाब से जहाँ पर कोई भी सामाजिक एक्टिविटी जो हो रही है वो धर्म को लात मार के की जा रही है। एग्जाम्पल आज के डेट में भी आप देख सकते हो बहुत सारी हैं, राइट। तो उस समय के हिसाब से सोचना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि उस समय धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें क्या होंगी जो समाज में इफेक्ट करती थी। तो देखो कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थी। बुरी चीज़ों की अगर बात करें तो जैसे सती प्रथा था। सती प्रथा बहुत ही बुरा सिस्टम था। उसको अंग्रेज़ों ने 1829 में एक एक्ट के जरिए इसको कर दिया एबॉलिश, सती प्रथा को, कि सती प्रथा नहीं होगी, राइट। राजा राम मोहन राय इसमें बहुत बड़े पायनियर साबित हुए, जिन्होंने इस प्रथा को हटाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट
यानी जो विडोज हैं उनको वापस से शादी करने का अधिकार दे रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह की चीज़ें भी जब हो रही है तो लोग फिर से नाराज़ होंगे कि पहले तो जो विडो थी उनकी हालत बहुत बुरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनने, बाल मुड़ा करके रहना है, उनको एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहना है जहाँ पर सारी विडोज़ ही रहती थी, उनको कोई धार्मिक प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व किया जाता था, कोई शुभ कार्य में नहीं इन्वॉल्व किया जाता। ये सब चीज़ें कुछ कुछ आज भी हैं कि किसी विडो को किसी शुभ कार्य में नहीं इन्वॉल्व करते हैं। ये कुरीतियाँ कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं हमारे देश में। तो विडो रीमैरिज एक्ट जो था ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि हम समझ रहे हैं कि इनको गुस्सा दिला रहा था। फिर रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट भी आया, वो भी धर्म में इंटरफेयर किया। हिंदू मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं एक डिसहारमनी थी, उनके बीच में भेदभाव किया गया, तो इसके कारण भी बहुत सारे लोगों में डिसकंटेंट आया। एक और रीज़न जो बताया जाता है, जैसे कि जो आटा है, उस आटा में कहा जाने लगा कि उसमें हड्डी का चूर्ण मिलाया गया है, ठीक है, ऐसा लोगों को इस तरह का आटा सप्लाई किया जा रहा है। तो लोगों का धर्म, हिंदुओं का खास करके, वो और इसमें ये हैम्पर हो रहा था। तो ये धार्मिक कारण जो हैं, भले ही ये दोनों गलत हों लेकिन उस समय के हिसाब से सही थे, राइट। जैसे आज भी हमारे देश में दहेज प्रथा को बहुत सही माना जाता है, आजकल एलिमनी कल्चर को भी सही माना जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तब हम लोग देखते हैं कि लोग विद्रोह की भावना उनके मन में आती है। और देखो, अंग्रेज़ों ने ऐसा कुछ बहुत टेम्पल वगैरह तोड़ा नहीं था, बट हाँ, उनका जो रिलीजन और जो कल्चर डायनेमिक्स था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसमें कहीं ना कहीं बहुत इंटरफेरेंस किया था उन्होंने, ठीक है। ये हुए ये सोशल रिलीजियस काजेस। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक और कारण आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन क्या थे? पॉलिटिकल रीजन में खास करके आपको याद रखना है जो दो चीज़ें, पहला है, सबको पता है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा याद रखना, सब्सिडियरी अलायंस। याद है ये चीज़ें? क्लास में बताई गई हैं या नहीं बताई गई हैं? सब्सिडियरी अलायंस आई थिंक मैंने क्लास में आपको पढ़ाई है ना, क्या था, किस तरह से बनता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये कुछ नया था जो कि डलहौजी लेकर के आए थे। देखो, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1757 और 64 के बाद अपना बिल्कुल प्रभुत्व जमा लिया था भारत में, अब वो धीरे धीरे किसी भी तरह से चाह रहे थे कि भारत के अंदर जितने भी जो भी प्रांत हैं, जो भी रीजन्स हैं, जो भी देश बने हुए हैं, वॉटेवर, जो भी राजा हैं, उन सबको धीरे धीरे, प्रिंसली स्टेट्स हैं जो, उन सबको धीरे धीरे वो वापस अपने ईआईसी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लाना चाह रहे थे, उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे थे। और इस कारण से ही इस तरह की एक्टिविटीज सब्सिडरी अलायंस की गई या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया गया। इसको लाने वाला हमें पता है लॉर्ड डलहौजी था, जिसका सिंपल सा मतलब था इस पर्टिकुलर पॉलिसी में कि अगर किसी भी रीजन का जो उत्तराधिकारी है वो जीवित नहीं रहता है और कोई अगर वो अडॉप्ट करके किसी को लगा देते हैं जो कि आपका ब्लड में नहीं आता है, जो आपके ब्लड लाइन में नहीं आता है, ऐसे किसी इंसान को अगर आप बैठाते हैं गद्दी पे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको उत्तराधिकारी नहीं मानेगी और आपका जो एरिया है, आपका जो रीजन, प्रांत है, वो आ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। तो इस तरह की पॉलिसीज इन्होंने अपने मन ही मन बनाई। और जाहिर सी बात है, ये जो जगह थे सारे, ये लोग बहुत कमज़ोर हो चुके थे, वीक हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रांतों ने इस बात को मान भी ली थे। जैसे मराठा में हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने भी इस बात को मान लिया था, वो तो लोभ में माना था, कोई मजबूरी में नहीं, उनकी लालच थी, इस वजह से माना था वहाँ पर उसने पेशवा ने। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी जो शुरू हो गई थी लोगों के अंदर गुस्सा को बढ़ाना। अब बात करते हैं कोर्स ऑफ रिवोल्ट, यानी विद्रोह का घटनाक्रम, यानी विद्रोह कब शुरू हुआ, कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ फैला, सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव था, कौन सा जगह एक्टिव था और वहाँ पर क्या क्या हुआ था। ये सारी बातें हमें जाननी बहुत आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं जो कि नोट्स में आपको मिलेगा। तो ये फैक्ट्स जो हैं ये आपको
याद कर लेने नोट्स के हिसाब से। अभी जो है मैं आपको ऊपर ऊपर से ब्रीफली बताते चलूँगा। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछिए इसको शुरू करने से पहले पूरी क्लास में, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। क्लियर है? क्लियर है, गुड, क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है। एक बच्चा पूछ रहा है कि ये जमींदारों का क्यों ले लिया जाता था सर। देखो, जमींदारों का जो लैंड ले लिया जा रहा था, देखो जब ये जमींदारी सिस्टम में क्या क्लॉज था, एक क्लॉज मैंने बताया था आपको, सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज था, याद है? सनसेट क्लॉज में ये कहा गया था कि जो आखिरी तारीख है जिस दिन तक आपको जितना भी लगान वसूला हुआ है अंग्रेजों तक पहुंचाना है, वो अगर सनसेट के पहले तक यानी सूर्यास्त के पहले तक अगर उनके पास नहीं पहुंचता है तो आपकी ज़मीन जो है वो अंग्रेज कॉन्फिस्केट कर लेंगे, वो अपने कब्जे में ले लेंगे। तो यही था सनसेट क्लॉज। तो ज़मींदारों की ज़मीन जो है मोस्टली इसी क्लॉज के अंडर चली गई, अंग्रेज़ों ने वापस ले ली। सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एडमिनिस्ट्रेशन एंगल भी था क्या? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एंगल था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एज सच बहुत पर्टिकुलरली नहीं कह सकते हो, बट हाँ एडमिनिस्ट्रेशन एंगल इस तरह से था कि अगर अंग्रेज़ों को लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक हो रखा है, जैसा मैसूर के केस में हुआ था, तो अगर वैसा कोई एरिया है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ों ने कह दिया कि आप माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपसे संभल नहीं रहा है, अब हम यहाँ की देखभाल करेंगे या अपने हिसाब से किसी को वहाँ पर बैठा देंगे, तो उस केस में भी उस रीजन को, उस पर्टिकुलर एरिया को जो ब्रिटिश थे उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। तो वो भी एक एंगल था, मिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक था, जिसके कारण बहुत सारी जगहों को वो अपने कब्जे में लिए थे। तो ये भी वन ऑफ द रीजंस था। ठीक है, तो चलो अब घटनाक्रम पे चलते हैं विद्रोह का। तो घटनाक्रम का शुरुआत होता है 2 फेब से, 2 फरवरी 1857। ठीक है, ये कहाँ होता है? बहरामपुर में होता है। तो बहरामपुर में ये जो होता है, जो सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं, ठीक है, जो सैनिक हैं वो है 19th नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक है। ठीक है, ये सैनिक जो हैं ये लोग कर देते हैं विद्रोह, रिफ्यूज कर देते हैं बेसिकली कि हम इन कार्ट्रिजेस को यूज नहीं करेंगे, इन गोलियों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसके कारण ये पूरा जो इनका इन्फेंट्री है इसको ये लोग स्थगित कर देते हैं, यानी इसकी इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया जाता है। तो 19th, ये भी फैक्ट है याद रखना, 19th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, इसको कर दिया जाता है डिसबैंड। राइट, अब बात आती है 29 मार्च। देखो ये जो इवेंट है, वजह क्या है, ये गोलियों को मना करने का क्या है? जो चर्बी वाला मैटर है ना, चर्बी वाला मैटर है, इसके कारण इन्होंने मना कर दिया गोलियों का इस्तेमाल करना। बहरामपुर कहाँ है? तो यह है बंगाल में, याद रखना, बहरामपुर कहाँ है? तो बंगाल में। तो इस बात को देखा जाए तो ये जैसे धीरे धीरे ही फैलती है। तो बहरामपुर जो हो गया, फिर उसके बाद आपका बैरकपुर हो गया, ये भी बंगाल में है, तो करीब 1 महीने में बैरकपुर में ये बात पहुंची। ठीक है, इस तरह से हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। जो डेट्स हैं अक्सर एग्जाम पूछ देता है कौन सी इवेंट पहले हुई, कौन सी इवेंट बाद में, डेट नहीं पूछेंगे डायरेक्टली, लेकिन पूछ देंगे कि बैरकपुर का इंसिडेंट पहले हुआ और ये बाद में हुआ, ऐसे मैच ऑफ फॉलोइंग दे देंगे, तब आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो बहरामपुर का जो इंसिडेंट था ये 2 फरवरी को हो गया। उस एक क्या ऑलमोस्ट समझ लो 2 महीने होते होते आए, जब 2 अप्रैल पहले एक तरह बैरकपुर में इस तरह का इंसिडेंट होता है। ठीक है, यहाँ भी जब जो है इन्फेंट्री जो है, नेटिव इन्फेंट्री जो है, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री? तो 34th 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, इन्होंने भी मना कर दिया। इन तक भी ये बात पहुंची, ये जो अफवाह थी कि चर्बी है, अफवाह थी या सच्चाई थी इसको कोई नहीं जानता, चूंकि अंग्रेजों ने भी कभी उस समय कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्या हुआ है, बाद में दिया होगा तो दिया होगा, बट
उस समय तक तो जब ये बातें फैल रही थी तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इस बात को रोकने के लिए, तो लोग इसको सच ही मान रहे थे। तो बैरकपुर में भी ऐसा ही होता है 29 मार्च को, जब 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 34th नेटिव इन्फेंट्री जो है इन्होंने मना कर दिया कि हम इस गोली को, इस कार्ट्रिज को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और उस समय बात सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होती है, जब मंगल पांडे जो हैं ये अपने एक सीनियर को गोली मार देते हैं। सोचो कितना फनी है, जिस गोली को ये लोग मुंह में हमसे लगवा रहे थे अंग्रेज, उसी गोली को इनको खिला दिया गया। तो मंगल पांडे ने वो गोली अपने सीनियर को खिला दी, बेटा तुम खा लो, अब गोली खा, है ना। तो यही गोली बेचारे को, सीनियर को बिल्कुल स्टमक में डायरेक्ट पहुंचा दी बिना मुंह में डाले, ठीक है। और लेकिन ऑफ कोर्स ये पकड़े जाते हैं, बहुत सपोर्ट इनको सभी लोगों का नहीं मिलता है, पकड़े जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, इनको फांसी दे दी जाती है। फांसी कब दी जाती है, तो ये घटना 29 मार्च के अराउंड की है और फांसी इनको 8 अप्रैल को दी जाती है। अब देखो 8 अप्रैल को फांसी दी जाती है, यानी ये बात अब समझ लीजिए 8 अप्रैल को इनको फांसी देने वाला मैटर हो जाता है। अब बात और फैलेगी, ठीक है, अब बात और फैलेगी, कहां से अब कहां जाएगी, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा बात हो गया कि एक सिपाही ने किसी अंग्रेज को मार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में फांसी भी हो गई उनकी, और ऊपर से ये गोलियों का तो प्रॉब्लम चल ही रहा था। तो इन सारी बातों को सोचो, इतना भारी भरकम, इतना इंफॉर्मेशन लोडेड ये इंफॉर्मेशन था, इतना फैक्ट लोडेड कि ये और तेजी से फैला और 8 अप्रैल को उनको गोली मारा गया, फांसी दी गई। और 23 अप्रैल को जो है विद्रोह असल में शुरू हो गया, कहां, तो मेरठ में, ठीक है। 23 अप्रैल को मेरठ में विद्रोह फाइनली शुरू हो जाता है। पर ये होता कैसे है, बस कहानी है, कहानी की तरह जान लो इसको, एग्जाम में ऐसा आपको बहुत ज़रूरी नहीं है। देखो क्या होता है कि यहाँ के भी जो सोल्जर्स थे मेरठ में भी, इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये ग्रीस कार्टिलेज है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण वही हुआ, इनको भी फिर से पकड़ लिया गया, पर इनको बस इनकी इनका जो ये था, कंपनी था, उसको डिसबैंड नहीं किया गया सिर्फ, बल्कि इनको क्या कहते हैं, इनको जेल भी सेंटेंस भी कर दिया गया, इनको कोर्ट मार्शल इनका कर दिया गया। और उसके कारण इनको 10 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया, यानी 10 साल का कठोर कारावास भी दिया गया। और ये लोग अब जेल में बंद हैं, इनका यूनिफॉर्म हटा दिया गया, फिर बहुत उनके साथ बदसलूकी की गई। तो अब इस कारण से अगर देखो तो सिर्फ यही नहीं, इनके जो बाकी और भी सिपाही लोग थे, और भी जो दोस्त इनके थे, कलीग्स थे, उनको कहीं ना कहीं ये फील आ रहा था कि ये बहुत गलत हुआ इनके साथ, ये गलत तो नहीं थे, अगर इस तरह का कोई मुद्दा है तो इनका प्रोटेस्ट करना गलत तो नहीं है, इनको जेल में डालना, इस तरह से बेइज्जत करना, ये सही चीज़ नहीं थी। तो इसीलिए अगले ही दिन 10 मई को ही मॉर्निंग में जो बाकी कलीग्स थे, ये लोग उस जेल पे ही धावा बोल देते हैं और अपने जितने कलीग्स थे उनको छुड़ा देते हैं। जो भी वहाँ ऑफिसर्स थे, जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जो भी उनको सपोर्ट करते हैं, सबको मार डालते हैं और सारे के सारे जो कैदी बने हुए थे इनके साथी, उन सबको छुड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं और ये 10 मई का दिन था, यानी 10th मई को बेसिकली, ठीक है, 10th मई को ये लोग ऐसा करके अपना फिर मार्च शुरू करते हैं सीधा दिल्ली के लिए। दिल्ली क्यों, दिल्ली क्यों, क्योंकि दिल्ली में कौन बैठा है, दिल्ली में बैठा हुआ है मुगल बादशाह, एम्परर, अजीमो शान शहनशाह। हालांकि ऐसा कोई शान वाला था नहीं, क्योंकि इस बंदा जो बैठा था सिर्फ इसका नाम ही बहादुर था, इससे ज्यादा बहादुर तो हमारी कॉलोनी का बहादुर है, राइट। तो ये बहादुर शाह जफर भाई साहब हालांकि पोएट थे, राजा तो थे खानदानी नेपोटिज्म के कारण, लेकिन ये पोएट थे और जफर इनका टाइटल था, हमें पता है, जो अपनी पोइट्रीज लिखते थे जफर नाम से लिखते थे।
तो इनको पोएट बनना था, लेकिन बेचारे को बना दिया गया राजा। आज की डेट में तो कुछ और ही हो रहा है, पता नहीं किसको क्या बनना था, और अभी तक वो राजा भी नहीं बन पाए हैं। एनीवे, क्रिटिकल कमेंट्स यार। तो ये लोग पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली पहुंच करके ये बहादुर शाह को, ये जितने भी सिपाही हैं, ये जितने भी सिपॉयज हैं, ये लोग पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर को कन्विंस करते हैं कि चचा प्लीज हमारे एम्परर, हम आपको मानते हैं, तो हमारे लीडर बन जाइए आप। चचा इज वेरी ओल्ड नाउ, ही इज मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। अब इस उम्र में हर कोई बाबू कुंवर सिंह जैसा नहीं होता है कि 70 साल की उम्र में वो निकल पड़े और जिनके साथ भी लड़ने उतरे वहां पर जीत करके ही आए। उनकी उनकी कहानी आगे हम लोग जब जानेंगे तो बताएंगे, अलग से ही उनकी कहानी को बेसिकली हम लोग समझेंगे। तो बहादुर शाह इतने केपेबल तो थे नहीं, तलवार का साथ नहीं था इनको, कलम का साथ था, राइट। तो इस वजह से बेचारे फिर भी कन्विंस हो जाते हैं कि चलो ठीक है, एक आखिरी मौका है, जो भी मरते मरते कम से कम एक रेपुटेशन लेकर के तो जाएंगे कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा काम किया लाइफ में, कुछ तो मुगलिया काम किया, बहादुरी वाला काम किए। तो इस कारण से ये कर देते हैं हाँ कि चलो अब हम आपको सपोर्ट करेंगे, और इसके कारण जितने भी सिपाही थे इनमें जोश आ जाता है। और समझ लो कि रात होते होते दिल्ली में जितने भी यूरोपी थे, चाहे वो सिविलियन हो चाहे सैनिक हो, जो भी हो, उत्पात मचाना ये लोग शुरू कर देते हैं। जो यूरोपीय मिल रहा है या फिर क्रॉस यूरोपियंस भी है, मतलब आई मीन जो यूरोपियन भी है और नेटिव इंडियंस के भी हैं, मतलब वैसे हैं, तो उन लोगों को भी कहा जाए तो ये लोग मार डाल रहे थे। क्लियर है? जो भी मिला, और धीरे धीरे ये जो विद्रोह है सब जगह फैला, चाहे लखनऊ हो या फिर झांसी, बरेली, ग्वालियर, हर जगह ये आपका फैला। तो अब हम इसको जब समझेंगे तो अब थोड़ा रीजन वाइज देखेंगे कि कौन कौन से रीजन में क्या क्या हुआ, राइट। हम इतना तो समझ रहे हैं कि दिल्ली में जो फैक्टर है, दिल्ली में बहादुर शाह ने अब इनको हामी दे दी तो धीरे धीरे विद्रोह फैल रहा है, लेकिन बाकी जगह कहाँ पर फैला, कितनी जल्दी पहुंचा और किस किन कारणों से फैला, ये सब चीजें जब हम लोग देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आखिर रीजंस क्या थे, किस तरह से उन एरियाज में ये विद्रोह बढ़ा। तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट जो था, यानी सबसे बड़ा नाम जो था जिस जगह का जहां विद्रोह सबसे ज्यादा फैला था, वो था कानपुर। कानपुर में कौन बैठे थे? तो कानपुर में बैठे थे सॉरी नॉट पाटेकर, नाना साहब। क्या हो जाता है यार, ठीक है, तो गलती से मुझे नाना पाटेकर निकल गया था, लेकिन आप समझ सकते हैं अगर वैसा नाम निकला है तो वो एक हिंट ही होगा। हिंट किस बात का? तो इस बात का कि कंफ्यूज नहीं होना है कि नाना साहब बेसिकली कानपुर के रहने वाले कानपुरिया भैया थे, है ना, पता है ना कैसे होते हैं, मुंह में गुटखा खा के ऐसे। तो ये वो वाले नहीं थे, ठीक है, ये थे मराठा वाले, जैसे नाना पाटेकर जी महाराष्ट्र के हैं। तो नाना से वो याद रखना, नाना साहब कौन थे? ये महाराष्ट्र के थे, मराठी थे। कौन से मराठा थे? इनके पिताजी कौन थे पता है? इनके पिताजी थे बाजीराव 2, नॉट 1, मस्तानी वाले नहीं, बाजीराव 2 जो लास्ट तो एक्चुअली इनके बाद तो खत्म ही हो जाता है। बाजीराव 2, बाजीराव 2 कुछ याद आ रहा है? मराठा वाला चैप्टर में पढ़ाया था इनके पुराने कर्मकांड। और इनके ही नहीं, इनके भी पिताश्री, एक्चुअली हायर की ऊपर जाना चाहिए। ये नाम भी याद आ रहा है? किस तरह से गद्दा को, सॉरी नॉट गद्दा, गद्दी को हासिल करने के लिए हर तरह से दांव पेच इन्होंने निभाए थे। नाना फडणवीस आकर के फिर बीच में इंटरप्ट किए और भी लोग बीच में आए थे, राइट। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से करप्ट रघुनाथ राव थे वैसे ही करप्ट बाजीराव भी थे। बाजीराव का भी किस्सा हमें पता है, अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर लिए थे, ठीक है, अपना पूरा एरिया जो था वो देने को रेडी हो गए थे, सब्सिडरी अलायंस को भी एक्सेप्ट करने को रेडी हो गए थे, सब कुछ था। तो बाजीराव का भी हमें किस्सा पता ही है, ये कितने महान थे, राइट। तो क्या लगता है नाना साहब जो अब इस 1857 के विद्रोह में आ चुके हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, अंग्रेज जो आज तक हम पढ़ते आए हमारे दुश्मन हैं और सब कुछ हैं, उन अंग्रेजों के खिलाफ ये लोहा लेंगे नाना साहब। यानी नाना साहब भी क्या अपने दादा और पिता के बिल्कुल विपरीत हैं, या इनके लक्षण भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे कुछ हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट करो, तब तक आगे इसको देखते हैं आखिर क्या करेंगे ये महाशय। अगर मैं कहूं
अगर मैं कहूं मुझे इनसे जरा भी मोहब्बत नहीं है तो तुम क्या कहोगे? अगर मैं कहूं कि बेसिकली इस पूरे रिवोल्ट में कोई एक इंसान दाग था तो तुम क्या कहोगे? देखो, तुम्हें जो पढ़ाया जाता है जनरली वो ऊपर ऊपर से बता दिया जाता है कि इस रिवोल्ट में नाना साहब थे, इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, ये वो लिया, सब कुछ था। पर ना, और देखो कोई भी रिवोल्ट होता है या जंग होती है उसमें होती हैं चीज़ें, बहुत ब्रुटैलिटी होती हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग भी कुछ हद तक मारे जाते हैं, कुछ ना कुछ होता ही हर हमेशा होता आया है। पर ना एक लिमिट होती है, एक लाइन आती है, जब हम बात करते हैं उस लाइन के क्रॉस होने की तो वहाँ से चीज़ें गलत हो जाती है, गंदी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसा ही कुछ हुआ था इस केस में, नाना साहब के केस में, कि इन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जो कि अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी। आप भी सुनोगे तो आपको भी लगेगा यार ये क्या ही कर दिया था, राइट? तो बताता हूँ क्या हुआ था। देखो, नाना साहब जो हैं ये इनका चुपचाप अपना कानपुर में ये अपना संभाल रहे थे, जो भी राजपाट इनका जो भी इनको मिला हुआ था ना वहाँ कानपुर में। इनका ब्रिटिश के साथ बहुत अच्छा सांठगांठ था, ठीक है, ब्रिटिश से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। और जो ब्रिटिश कमांडर थे जिनका नाम था ह्यूग व्हीलर, ह्यूग व्हीलर जो हैं वो यहाँ तक जब ये खबर पहुंची कि इस तरह का हुआ है, इस तरह से लोगों ने ये क्या कहते हैं विद्रोह कर दिया है, तो ह्यूग व्हीलर जो हैं उनका ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे जो सिपाही हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा है, डिसिप्लिन करके रखा है अपने सिपाहियों को, तो वो किसी तरह का विद्रोह में साथ नहीं देंगे। दूसरा, जो उनकी खुद वाइफ थी, उनकी वाइफ भी ह्यूग व्हीलर की वो इंडियन थी, तो कहीं ना कैसे उनके पास वो वाला सिंपैथी फैक्टर भी था कि ये तो इंडियन से शादी किया हुआ है तो बहुत हद तक ये अच्छा ही इंसान है और हमें सपोर्ट भी करता है। और नाना साहिब के साथ इनकी अच्छी दोस्ती भी थी, ये लोग शाम में मिल बैठते थे, दो यार, आप मैं और बस वही, तो ये लोग अपना बैठ करके गपशप जो भी पार्टी शार्टी करना होता था ये इनका चलते रहता होगा। इंडियन वाइफ तो थी इनकी, मिलते रहता होगा मस्त टाइप से, तंदूरी वंदूरी, है कि नहीं? तो इनका अच्छा टर्म्स था नाना साहब का, तो इनको कहीं ना कहीं ये बात था कि बुरा तो नहीं कुछ हो रहा है, ये लोग हमारे सिपाही नहीं प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जो विद्रोही हैं, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, वो पहुंच जाते हैं कानपुर के दरवाजे पर। नाना साहब क्या कहते हैं कि सर ऐसा है, देखो आ गए हैं ये लोग, इनसे, और ये यूरोपियों को ही टारगेट कर रहे हैं या जो भी मिक्स ब्रीड वाले लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो कि ब्रिटिश भी हैं या यूरोपियन भी हैं और इंडियन भी है वैसे हैं, तो सब लोगों, आप लोग एक काम करो, एक जगह चल के जा करके हम लोग छुप जाते हैं, ठीक है, एक जगह आपको हम लोग सेफ हाउस में एक आपको रख देते हैं। और एक हॉस्पिटल था जिसका नाम था ड्रगून्स हॉस्पिटल, ठीक है, ड्रगून्स हॉस्पिटल करके एक जगह था, और ड्रगून्स हॉस्पिटल में इनको छुपा दिया जाता है, नाना साहब जो छुपा देते हैं। ठीक है, ये लोग सेफली वहां छुपे हुए हैं, किसी को पता नहीं है कि ड्रगून्स हॉस्पिटल कहाँ है, वहां क्या कोई छुपा हुआ है या नहीं है, सीक्रेट है, लेकिन फिर भी वहां पहुंच जाते हैं सारे विद्रोही। कैसे, हाउ, कहां से, किसने खबर फैलाई होगी? गेस करो। ह्यूग व्हीलर की वाइफ ने, बहुत तंदूरी बनवाते हैं ये लोग रात में पार्टी करके, ऐसा कुछ, पकोड़े छनवाते कि पकोड़े लाओ, या फिर और किसी ने? गेस तुम्हारे सही डायरेक्शन में जा रहा है, इन भाई साहब ने, नाना साहब ने। नाना साहब साइड कर जाते हैं सारे रिवॉल्यूशनरीज के, सारे विद्रोहियों के साइड कर जाते हैं और दे देते हैं ह्यूग व्हीलर और अंग्रेजों को बहुत बड़ा धोखा। अब तक सही किया, अच्छा लगा, इनको वैसा ही जवाब देने का था। घेर लिया गया ड्रगून्स हाउस को, हॉस्पिटल को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया गया, और इस तरीके से घेरा गया कि अंदर से कोई अगर बस पानी लेने भी बाहर निकल रहा है उसको गोली मार दी जा रही है। तो अंदर ये डर बैठ गया कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। पर अंदर भी कब तक रहेंगे, चूंकि लोग घेर के बैठे हुए हैं, ना आप कहीं से कोई कम्युनिकेशन भेज रह पा रहे हैं, ना कहीं से हेल्प आ पा रही है, कब तक रहेंगे भूखे प्यासे?
तो स्थिति हो गई नाजुक, स्थिति हो गई खराब। तो कहीं ना कहीं एक सरेंडर की बात आई। तो इन लोगों ने अंदर जो थे इन्होंने सरेंडर किया, कहा कि ठीक है सरेंडर करते हैं। इनको ये प्रस्ताव दिया गया कि आप यहाँ से चुपचाप निकलेंगे और जाएंगे अब इलाहाबाद। वहाँ पर अभी तक प्रोटेस्ट नहीं पहुँचा था, वो फिर भी पीसफुल था रिलेटिवली। तो आप लोग गंगा के रास्ते नाव में बैठ करके आप लोगों को हम लोग भेज देंगे अब कहाँ, सीधा इलाहाबाद। तो ये लोग कहें ठीक है हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और ये लोग इस बात को मान करके चले जाते हैं। बुरा अब शुरू होता है। गंगा नदी के किनारे बोट्स पे सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब बैठे और ये लोग कानपुर के लिए रवाना होना शुरू किए। इसी बीच नाना साहब के ऑर्डर पे इन लोगों के ऊपर फायरिंग होती है, इन लोगों के ऊपर अटैक होता है और इतने ब्रूटल तरीके से इन्हें मारा जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बच्चों या फिर जो लड़के हैं या जो भी हैं उनका सर एक दूसरे से टकरा करके मार दिया गया, राइट। विमेंस के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया गया, रेप तक किया गया, इस तरह की घटनाएं भी सुनने में आती हैं। तो नाना साहब का जो ये एक्ट था ये बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही गंदा था, समझ रहे हैं। तो इस कारण से हम लोग ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज़ें हुई थी और ये एग्ज़ाम में आपको लिखना भी नहीं है। एग्ज़ाम में आपको मोस्टली रिवोल्ट का जब भी कुछ आएगा तो आपको पॉजिटिव ही लिखना है। तो इसलिए इन बातों को बस आपको एक बताने के लिए कहानी जैसा आपको बस हमने बता दिया। हो सकता है ऐसे के पेपर में कभी आपको अगर कुछ वैसा लिखने का वैसा कुछ लगा तो इस कहानी को आप लिंक कर सकते हैं, या फिर नाना साहब या उनके पूर्वजों के बारे में भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि कुछ चीज़ें शायद जेनेटिक्स में आती हैं, बदलती नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो वैसा होता है। अगर वैसा कोई टॉपिक रहा तो बहुत ही केयरफुली, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बस यूं ही बस डालने लिखने के लिए कुछ भी आप लिख दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत जो बचे थे उन सभी लोगों को क्या कहते हैं ले गया। ये जो लोग बच गए, जो औरतें भी बच गई, उन सभी को फिर इन्होंने कैद भी वापस से कर लिया और एक जगह जहां कैद किया था उसका नाम था बीबी घर, ठीक है। उसका नाम था बीबी घर, जहां पर इनको प्रिजनर्स ले लिया गया। देखो तो नाना साहब ने आखिर ऐसा किया क्या, इसका रीजन क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। पहला तो नाना साहब इतने बहादुर तो थे नहीं कि लड़ते लड़ते मर जाएं, तो ये निकल लेते हैं कहाँ, ये निकल लेते हैं नेपाल, नेपाल ले जाते हैं। पर नाना साहब ने ये धोखा दिया क्यों। नाना साहब ने धोखा दिया इसलिए क्योंकि इनका जो पेंशन था वो बंद कर दिया गया था, ठीक है। इनका पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस बात से खार खाए हुए थे और वो सही मौके की तलाश कर रहे थे और वो सही मौकों पे इन्होंने अपना स्ट्राइक भी दिया। लेकिन चीज़ों को इस कदर कहते हैं लिमिट आपको पता होना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना चीज़ें खराब हो जाती हैं। आप हीरो से फिर जीरो, एंटी हीरो भी नहीं होते हो, आप सीधे विलेन ही बन जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपका रोल कुछ वैसा ही चला गया वहाँ पर। देखो ये इंसिडेंट जो हुआ उसके बाद जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों को भी मालूम मालूम चला, ठीक है। अंग्रेज़ों को भी मालूम चला कि इस तरह से लोगों को, बच्चों को वहाँ गंगा जी के किनारे मारा गया और कैप्टिव रख लिया गया। तो ये इलाहाबाद जब पहुँचा, इलाहाबाद में कोई रिवोल्ट ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ के जो अंग्रेज़ थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ का, उन्होंने बेसिकली विद्रोह का इसका बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से उन्होंने इस चीज़ का बदला लिया और कई इंडियंस को वहाँ पर मारा भी। और वापस जब ये बात पहुँची, इलाहाबाद वाली घटना जब बात पहुँची, वापस से कानपुर जब पहुँची, तो फिर गंदगी की और हद हो गई। जब इस बीबी घर में जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी औरतें थी, उन सबको ब्रूटली मार दिया गया। इसलिए आप समझ सकते हैं क्यों मैंने कहा था दाग। तो इन सबको मार दिया गया उसी तरीके से, बहुत ब्रूटल तरीके से। सारी विमेंस जो थी बीबी घर की, उनको खत्म कर दिया गया। और इसी इंसिडेंट को बेसिकली बीबी घर मैसेकर भी कहते हैं, बीबी घर मैसेकर।
ठीक है, चलो अब थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करते हैं। आई नो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए सुन के सब कोई, लेकिन क्या करें, इतिहास हमेशा ग्लोरीफाई नहीं करती, इतिहास थोड़ा परेशान भी करती है। पहुंचते हैं अब हम लोग अवध। अवध यानी लखनऊ। लखनऊ में कौन थे? लखनऊ में जो थे उनका नाम लिया नहीं जाता है, आपको बोला भी नहीं जाता याद करने के लिए, लेकिन एक मौलाना थी, उनको जरूर याद किया जाता है। लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह थे लखनऊ के नवाब, लेकिन इनको कर दिया जाता है डिपोर्ट कलकत्ता। और कलकत्ता जब डिपोर्ट होता है, ये बोलते हैं ओके ओके सर, आई एम गोइंग टू कलकत्ता, ठीक है हम नहीं लड़ेंगे आपसे। लेकिन हर कोई इस टेम्परामेंट का नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, और यही थी उनकी वाइफ, उनकी बेगम, जिनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम ने कहा कि स्वामी नहीं, शौहर जी, आपको जाना है आप जाइए, बट मैं तो अंग्रेज़ों से लड़ूंगी, चाहे भी हो जाए, मैं अंग्रेज़ों से लड़ूंगी। और उनका जो बेटा था, उस बेटा को ले करके वो उसको मतलब राजा बना करके एज उनका केयर मदर बन के उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। तो बेगम हजरत महल इन्होंने लीड किया लखनऊ में इन रिवॉल्यूशनरीज को। लेकिन जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि बाद में जाकर के इनका भी पल्ला हल्का पड़ा और ये भी हारने लगी। तो फाइनली इन्होंने भी दिमाग लगाया और ये निकल ली, ये भी नेपाल। देखो, नेपाल एक्चुअली जाना, बच के निकल जाना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज़रूरी भी था, या कहीं भी मतलब कि अंग्रेज़ों के हाथ आने से बचना वाज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप उनके हाथ आते तो बहुत बुरी तरह से मारते, बहुत ब्रूटल तरीके से मारते, और ये चीज़ अवॉइड करना था, ये चीज़ नहीं होना था। क्योंकि आपको, अगर आप राजा हैं तब तो आपको 3rd डिग्री 4th डिग्री कोई भी लेवल का टॉर्चर ये दे सकते थे। तो इनको दिमाग में ये चीज़ क्लियर था कि ये नहीं होना चाहिए और हमें बच के निकल जाना या फिर मर ही जाना लड़ते लड़ते। तो हजरत महल ने भी देखा कि कुछ नहीं अगर हो सकता है, तो ये भी अपना इंडिया छोड़ के नेपाल का वीज़ा लगवा ली। उसके बाद अगली जगह जो हम आते हैं, उस जगह का नाम है बरेली। बरेली में खान बहादुर थे। खान बहादुर बेसिकली कौन थे? तो ये जो रोहिलखंड के इलाके के जो रूलर्स थे, रोहिलखंड के जो रूलर्स थे, उन्हीं के ये डिसेंडेंट्स थे, उन्हीं के वंशज थे ये, ठीक है। तो बरेली में बेसिकली इन्होंने अपना ये मोर्चा संभाला। क्यों? इनका भी रीज़न वही था कि इनका भी पेंशन जो है बंद कर दिया गया था, जो कि नाना साहेब का भी रीज़न था। इनका भी पेंशन वाला इशू हो गया था, इनका भी पेंशन को बंद कर दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बिहार। बिहार में कौन थे? हम सबको अच्छे से पता है, बाबू कुंवर सिंह थे, जो कि क्या थे? एक जमींदार थे। ये जमींदार थे और इनकी उम्र 70 साल के ऊपर थी, ठीक है। और इनके साथ भी क्या हुआ था, इनका जो लैंड था, यानी जो इनका स्टेट था, ESTATE वाला स्टेट, ठीक है, यानी जो जमीन जायदाद के लिए वर्ड यूज होता है वो स्टेट, इनका जो स्टेट था उसको भी अंग्रेजों ने कॉन्फिस्टिकेट कर लिया था, यानी उसको सीज कर लिया था या कब्जा कर लिया था। तो इस वजह से ये कूदे थे। एक दो जगह और इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं। फैजाबाद। फैजाबाद कहाँ पर? अयोध्या वाला फैजाबाद, याद है ना? तो फैजाबाद में कौन थे? फैजाबाद में कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला थे फैजाबाद में। और इनका भी इनको बेसिकली इनके साथ जो रीज़न था, जैसा मैंने बताया था, जो इनका रेंट फ्री एस्टेट था, याद है ना? रेंट फ्री एस्टेट अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था। तो
ये मौलवी वगैरह लोग जो थे ये परेशान हुए थे। तो रेंट फ्री स्टेट जो था उसको कॉन्फिस्टिकेट कर लिए थे ब्रिटिश, उस पर कब्जा कर लिए थे। तो इसके कारण से ये भी अब गुस्से में थे और इन्होंने भी विद्रोह में अपना पार्टिसिपेट। बात करेंगे झांसी की, और दिल्ली थोड़ा बच गया है, दिल्ली को चूंकि लास्ट में रखना था इसलिए उसको हम लोग लास्ट में रखेंगे। झांसी की बात करें अगर, तो झांसी हम सबको बहुत प्रिय है, हम सब की बहुत ही प्रिय सेनानी वहां से आई थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, जिनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। बनारस में इस नाम का घाट भी है, मणिकर्णिका घाट, जो लोग हैं बनारस के पता होगा, है ना। तो मणिकर्णिका बचपन से ही ये बहुत ही मेधावी थी, कुशल थी, हर तरह की चीज़ों में इनका एक्सपीरियंस था, मतलब इनको इंटरेस्ट था, चाहे युद्ध कौशल हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, या फिर हर तरह की इनकी सिंगिंग डांसिंग जो भी चीज़ें हो, हर चीज़ में ये बहुत ही बेहतरीन थी। एक अलग ही टैलेंट थी रानी झांसी। झांसी में जब इनका शादी बेसिकली जब हुआ, जिनसे शादी हुआ उनका नाम था गंगाधर राव नवेलकर। तो राजा गंगाधर राव जो थे झांसी के, उनसे इनकी शादी होती है, लेकिन शादी के बाद असमय इनकी बाद में डेथ भी हो जाती है। लेकिन उससे पहले इनका जो बच्चा होता है बेसिकली, वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है। ट्रेजेडी इनके साथ रही कि इनका जो बच्चा होता है, जो उत्तराधिकारी होना चाहिए था, वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने और गंगाधर राव ने, इन्होंने क्या किया, एक अपने रिश्तेदार का बच्चा था उसको इन्होंने गोद ले लिया, और उस बच्चे का नाम था, रखा इन्होंने दामोदर राव। ये सब एग्जाम में फैक्चुअल सवाल पूछ लेता है, तो दामोदर राव। लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत इसको उत्तराधिकारी मानने से इनको मना कर दिया। दामोदर राव जो अभी बच्चे ही थे, गोद में ही थे, इनको उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया, और गंगाधर राव का भी देहांत हो जाता है बीमारियों की वजह से। तो अब रानी लक्ष्मीबाई ने तय किया कि अंग्रेजों को पहले कन्विंस करते हैं, और इन्होंने अपने मिशंस भेजे, गवर्नर जनरल मतलब को भेजे, और यूरोप तक भेजे, मतलब ब्रिटेन में भी अपने मिशंस भेजे कि मेरे बच्चे को उत्तराधिकारी माना जाए, पर कहीं से कुछ भी इन लोग मानने को रेडी नहीं थे। और फाइनली वो समय आया जब ये लोग अब झांसी पे कब्जा करने वाले थे, और उस समय रानी झांसी ने वो वर्ड कहे जो उनका बेसिकली वॉर क्राई बनता है, और वो वर्ड था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। राइट, फिल्म जो आई थी कंगना रनौत की, वो मणिकर्णिका, उसमें भी ये ट्रेलर में आई थिंक ये वाला था डायलॉग, इसमें एम्फेसिस दिया गया था। सो दीज वेर एक्चुअली हर लाइन्स, ये उनकी वो लाइन्स थी वॉर पे जाने से पहले कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो वो एक डिटर्मिनेशन था, वो एक जिद था उनके अंदर, जिसके कारण वॉर क्राई क्या होता है, मतलब जंग पे जाने से पहले एक हाउस द जोश जैसे होता है, या फिर वो उरी मूवी में हमने देखा था ना एक वॉर क्राई, जब वो जब शहादत हो जाती है और सब लोग खड़े होते हैं और सल्यूट करके वो वॉर क्राई बोलते हैं। तो वॉर क्राई वही होता है जिससे आपको जोश आ जाए। तो आपको भी अपने लाइफ में वॉर क्राई बनानी चाहिए। जब तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो एक वॉर क्राई होना चाहिए कि मैं तो क्रैक करके रहूंगा, एनीथिंग लाइक दैट, या फिर आई एम डूइंग दिस फॉर माई पेरेंट्स, आई एम डूइंग दिस फॉर माई ड्रीम्स, कुछ भी इस तरह करके आप एक अपना वॉर क्राई बनाइए, एक लिख करके रखिए कि वो जब भी आपकी उस पर नजर जाए तो आपके अंदर वो जोश आ जाए। प्रिपरेशन बहुत बोरिंग फेज है, ठीक है, मतलब बहुत बोरिंग, मतलब लंबा फेज है ना, इस कारण से बहुत लोग टिक नहीं पाते हैं। वो मोटिवेशन फैक्टर होना बहुत जरूरी है। देखो एग्जाम निकालने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है ना, तो वो मोटिवेशन फैक्टर है, वो जुनून है, वो कॉज है। और वो मोटिवेशन जो है ना आपके कॉज से आता है, उस रीजन से आता है जिसके लिए आप मोटिवेशन में आए हो। ठीक है, या तो दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, या तो वो जो पढ़ने में बहुत तंदुरुस्त होते हैं हमेशा से, जो IITN और IIM टाइप के लोग होते हैं, वो लोग जिनको पता है, जिनका दिमाग ऑलवेज मोस्टली बहुत शार्प होता है, IQ लेवल हाई होता है, उनके लिए चीज़ें याद करना या फिर उस तरह से चीज़ों को देखना, एनालाइज करना मुश्किल नहीं है, वो लोग तो आराम से निकाल लेते हैं, वैसे बच्चे जो हमेशा टॉपर्स रहे हैं। पर जो बाद बाकी के बच्चे हैं ना, जो एवरेज स्टूडेंट ही हैं, उनको स्ट्रगल होती है एग्जाम निकालने में हमेशा। ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स रहे, एवरेज स्टूडेंट्स या वीक स्टूडेंट्स रहे, वो भी तैयारी में आते हैं लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं तैयारी में ना, तो ये एजेंडा लेके जब आते हैं ना कि अरे बहुत ब्लैक मनी है और ये है वो है, धांधली है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने मिले हैं जो उनका एजेंडा ही वही होता है। तो वो मोटिवेशन फैक्टर ना बहुत इंट्रिंसिक है, वो ना शॉर्ट टर्म है, उस चीज़ को आप फील नहीं कर सकते हो, और इस कारण से आपका एग्जाम निकलता नहीं है। तो अगर आप वैसे स्टूडेंट्स हो, या मध्यम वर्गीय परिवार से या निम्न वर्गीय परिवार से आते हो, तो अगर कुछ ऐसा मन में कुछ करप्ट दिमाग में लेकर के आते हो,
तो फिर वो आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, वो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, यही यही गलत सोच अगर कोई पढ़ने में टॉपर टाइप के लोग रहे हैं वो लेके आएंगे, उनका फिर भी निकल जाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं, उनका वो मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, उनका पढ़ाई इतना अच्छा है, दिमागी इतना शार्प है कि उनके लिए एग्जाम निकालना ईजी हो जाता है। बट आपके लिए जो कि एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, अगर आप अपना कॉज ऑफ प्रिपरेशन को अगर बिल्कुल पॉजिटिव नहीं रखेंगे, वो अंदर से बूस्टअप नहीं रहेंगे, तब तक आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई भी एग्जाम दुनिया का, चाहे एक छोटा सा ग्रुप डी का एग्जाम क्यों ना हो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम अभी जो फिल्म आई थी 12th फेल, मनोज सर का हमने देखा था, राइट? वो क्या बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे क्या, बिल्कुल गांव वाले एरिया में किसी बर्बाद से स्कूल से पढ़ाई करके निकले थे वो, जान रहे हैं ना, हमने देखा था ना मूवी में, उनकी लाइफ ऐसे ही रही है। जो भी इंटरव्यूज भी आप उनके देखोगे तो अपनी लाइफ स्टोरी जब बताते हैं तो उनको पता चलता है, कोई मेधावी टॉपर स्टूडेंट तो नहीं थे, पर उनके पास एक ड्राइविंग फोर्स था। वो ड्राइविंग फोर्स उनका मोटिवेशन फैक्टर था कि मुझे ये निकालना है, इस वजह से निकालना है, और वो उनको अंदर से ना वो चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उस चीज़ को ढूंढिए आप, जब तक आप वो चीज़ नहीं ढूंढेंगे ना तब तक एग्जाम नहीं हिलेगा ये, क्योंकि उसके कारण ही आप, जब आपका दिमाग खराब हो उसके कारण ही आप बैठेंगे पढ़ाई करने, उसके कारण ही आप अच्छा करेंगे। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे आसान नहीं है ये रास्ता। ठीक है, ऐसे मैं ज्ञान देता नहीं हूँ क्लासेस में जनरली, बट आज दे दिया है तो फिर इसको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े, तो झांसी की रानी की बात करते हैं। तो अंग्रेजों को इन्होंने अपना वॉर क्राई दे करके उनके साथ भिड़ गई। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो इस इंसान का नाम याद रखना, पूछ लेता है, ह्यूग रोज। तो ह्यूग रोज जो है ये अंग्रेजों के तरफ से लड़ रहे थे अगेंस्ट रानी झांसी। कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, चलो क्लास देखो बता ही चुका हूं, तो आपको पता है, आपने सुना नहीं तो वापस बैक जा करके देख लेना। ठीक है, कुंवर सिंह का, हाँ मैंने कहा मैं आपको बता, कुंवर सिंह, डोंट वरी। हाँ राइट राइट रवि, ठीक कर रहे हैं आप। तो लड़ाई जो थी वो बेसिकली ग्वालियर के पास होती है। ठीक है, झांसी की थी बट लड़ाई जो होती है ग्वालियर के पास होती है। और उसमें साथ कौन देते हैं रानी झांसी का, तो साथ देने वाले जो थे उनमें से पहले थे तात्या टोपे, तात्या टोपे थे, और दूसरा कोई नहीं था। आप पूछेंगे ग्वालियर, ग्वालियर में है तो फिर होंगे कौन ग्वालियर के समय, इसमें सिंधिया थे वहां पर, राइट? पता है ना, सिंधिया थे ना। तो सिंधिया क्यों नहीं मदद की है, बताइए, सिंधिया क्यों नहीं मदद की है? क्योंकि सिंधिया खुद ब्रिटिश के पेंशन पे थे, तो इन्होंने झांसी की मदद नहीं की, रानी झांसी की बेसिकली मदद नहीं की। और ग्वालियर के पास जब ये लड़ाई हुआ, रानी झांसी बुरी तरह से जख्मी हो गई, और फाइनली उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर रहे तो फिर अंग्रेजों के अगर हाथ चढ़ गए, इन्होंने मुझे मारा नहीं और इनके हाथ चढ़ गए तो बहुत टॉर्चर करेंगे। तो हिम्मत जुटा करके फाइनली वो फिर से घोड़े पे बैठती हैं। उनका बेटा जो उनकी पीठ पे बंधा हुआ था थ्रू आउट द वॉर, जब वो लड़ी, सोचो जस्ट इमेजिन द सिनेरियो, क्या उनका स्किल रहा होगा कि उनको अपने बेटे को भी प्रोटेक्ट करना, कि पीछे से कोई आके मार ना दे, बेटे को भी कुछ ना हो जाए, और बेटा जिंदा रहा है उनका ओवरऑल। उस बेटे को लेकर के वो घोड़े पे बैठी और उस सिनेरियो से भागी, पूरे युद्ध क्षेत्र से बिल्कुल तेज दौड़ा के घोड़ा निकली हैं, और बिल्कुल कहीं अंदर जंगलों में जाकर के किसी साधु या किसी सेंट के ये उसके उनके एरिया में पहुंचती हैं, उनके कुटीरा के पास पहुंचती हैं, और वो घोड़े से गिरती हैं और दो बात कहती हैं कि पहला, मेरे बेटे को अंग्रेजों के हाथों मत लगने देना, उन्हें बचाकर निकालो, और दूसरा, मेरे शरीर को भी अंग्रेजों के हाथ मत लगने देना, मुझे अभी के अभी जलाओ, मुझे अभी के अभी जला दो, ये उनके वर्ड्स थे। और फाइनली हम देखते हैं रानी झांसी किस तरह से शहादत को प्राप्त होती है। आते हैं अब थोड़ा दिल्ली के ऊपर, क्योंकि दिल्ली का किस्सा जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और दिल्ली का किस्सा किसकी वजह से, तो हम जान रहे हैं दिल्ली में कौन है, तो बहादुर शाह जफर हैं। बहादुर शाह जफर जो हैं वो तो एम्परर बन गए हैं। अच्छा, बहादुर शाह जफर एम्परर जो बने हैं, इनके जो वजीर हैं वो कौन है? असल में जो एक्ट कर रहे हैं, जो बहादुर शाह
का मतलब साम्राज्य जो रियल पावर देख रहे हैं वो कौन है, तो उनका नाम है बख्त खान। ठीक है, ये है बख्त खान बेसिकली। और नाना साहब, नाना साहब का किस्सा ये भी है कि नाना साहब के पास जब ये म्यूटनर्स पहुंचे थे तो नाना साहब ने अनाउंस कर दिया था, ठीक है मैं बहादुर शाह को सुल्तान हिंद मानता हूँ, मुगल बादशाह मानता हूँ, और मैं जो हूँ मैं उनका वजीर हूँ। खुद ही भाई ने अपने आप को वजीर क्लेम कर दिया कि मैं वजीर रहूंगा। तो खैर इससे कोई रिलेशन नहीं है बख्त खान का, बट ये जानने वाला इंपॉर्टेंट है कि बख्त खान वॉज द मेन पावर होल्डर उस समय। जो भी डिसीजंस ले रहा था दिल्ली के लिए, जो भी लड़ाइयाँ लड़ रहा था, वो बख्त खान ही लड़ रहा था। ठीक है, अब होता क्या है कि जो कानपुर में जो ये मैसेकर वाली घटना होती है, बीबी घर मैसेकर होता है और जो गंगा नदी पे भी और लोगों को मारा जाता है, ये सब बातें जब दिल्ली तक पहुंची, तो देखो दिल्ली तक जब पहुंची ना, तो बहादुर शाह जफर को लगा कि ठाकुर तो गए हो। ठीक है, उसको समझ में आ गया था कि अंग्रेज अब इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शहनशाह हिंदुस्तान तो भाई था, अपना बहादुर शाह ही था। तो जफर को लगा कि पोइट्री लिखने की उम्र में उनके ऊपर कोई कविता ना बन, उनके ऊपर कोई कहानी ना बन जाए। ठीक है, तो बेचारे बिल्कुल घबरा से गए थे। तो ये कहें कि चलो अब दिल्ली छोड़ के निकल जाते हैं। अंग्रेज देखो कहीं ना कहीं एक बात जानो, बहादुर शाह जफर भले ही कोई काम का नहीं रहे थे, कोई काम का नहीं था बंदा, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक हेड था मुगल्स का यानी एक तरह से समझ लो कि एक बहुत ही मेजर रीजन में उनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं था। रिलीजियन वाइज भी अगर देखा जाए तो लोगों में कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट था। मुगल राजा है वो, भले इनका डिक्लाइन हो गया था, लेकिन इसलिए ना ये इनको मार नहीं सकते थे बहादुर शाह को। और इसलिए इन्होंने एक थोड़ा सा यहाँ दिमाग खेला। दिमाग क्या खेला, जो सिख कम्युनिटी थी, ठीक है, सिख कम्युनिटी को बेसिकली इन्होंने इंस्टिगेट किया। अब सोचो क्या दिमाग लगाया है यहाँ पर। सिख कम्युनिटी को सीधा याद कराया कि याद करो किस तरह से इन्हीं मुगलियों ने तुम्हारे जितने भी पूर्वज हैं, जो भी पूर्वज थे, चाहे वो बंदा बहादुर साहब हो या गुरु तेग बहादुर हो या उनके बच्चे जैसे थे बंदा बहादुर साहब के, किस तरह से उनको मार डाला था। याद करो, यही वो मुगल थे जिन्होंने रहम नहीं दिखाई थी, इन्हीं के पूर्वज थे। और अब सिख जो थे वो चार्ज अप हो गए और वो लोग पहुंच गए बहादुर शाह की खोज में, और फाइनली इन्होंने ढूंढ भी लिया। अब आ गई इसको मारने की बारी, लेकिन ब्रिटिश एन मौके पर आ गए और उन्होंने कहा नहीं इसको मत मारो, मैटर बिगड़ जाएगा। क्या करना है फिर? बहादुर शाह बोलता है कि देखो ऐसा है, मेरे साथ जो भी करना है करो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तो जो ब्रिटिश कमांडर होता है वो बोलता है कि नो कंडीशंस, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू से एनीथिंग, नो कंडीशंस। ठीक है, या तो मरो या फिर रंगून जाओ, और बेटों का क्या होगा वो तो हम देख लेंगे। रंगून भेज दिया गया बहादुर शाह जफर को। तो जफर को कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। रंगून में ये जेल में चले गए और वहाँ जाके भी 4 साल बाद ये मर भी जाता है। लेकिन जो इंसिडेंट हमें जानना है वो इम्पोर्टेंट है। जो इंसिडेंट हमें मेन यहाँ पर जाननी चाहिए वो उनके बेटे, बहादुर शाह के बेटे जो थे, 3 बेटे थे शायद, 3 बेटे जो थे उनके किस्सा सुन लो। उन तीनों बेटों को बिल्कुल उसी जगह पे लाया गया जहां पर गुरु तेग बहादुर को मार दिया गया था। जहां पर गुरु तेग बहादुर को उनके मारा गया था, बिल्कुल उसी जगह पे दिल्ली में वहीं पर लाया जाता है उनके तीनों बेटों को। पहले तो उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, फिर उनके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जाता है और बाद में उनको मार भी दिया जाता है। और हडसन का इवन ये कोट है, हडसन ऐसा उसने कहा भी था कि अपने हाथों से एक पूरे मुगल साम्राज्य, जो इतनी विशाल साम्राज्य थी, इतनी बड़ी डायनेस्टी थी, अपने हाथों से उसको ख़त्म करने का सौभाग्य मुझे मिला है और मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूँ। कुछ इस तरह का कोट हडसन ने दिया था। जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी बात उसके लिए वाकई में उस समय के हिसाब से रही होगी कि एक साम्राज्य को उसने ख़त्म कर दिया अपने हाथ से। उसके बाद से उस डायनेस्टी का कोई नहीं बचा, वो डायनेस्टी ही ख़त्म हो गई। हडसन के लिए तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी बात थी। और किस तरह से रिवेंज लिया सिखों ने कि जहाँ गुरु तेग बहादुर का उन्होंने मारा था उस मुगलों ने, वहीं पर मुगलों का अंत भी हुआ। कर्मा किस तरह से कब आ जाए, यू नेवर नो। हो कैसा लगा पूरा ये रिवोल्ट का कोर्स, एवरीथिंग।
कमेंट में सवाल पूछो, कमेंट बस मत करो। लड़के सारे भाव विभोर हो रखे हैं, क्या बात है। चार्ज अप हो गए, ऐसे ही चार्ज अप रहो अपने एग्जाम के लिए, पढ़ाई चार्ज अप हो करके करो। ठीक है, अब फटाक से इस चैप्टर को आप खत्म कर रहे हैं। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बस जान लो। तात्या टोपे जो कि सप्रेशन जो रिवोल्ट का हुआ वो कैसे हुआ। तात्या टोपे को हमें पता है, उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें ब्रूटली मार दिया गया। ठीक है, नाना साहेब जो हैं वो और बेगम हजरत महल हैं, वो लोग नेपाल चले गए। लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह ये लोग लड़ते लड़ते मरे या फिर लड़ने की वजह से मरे, अंग्रेजों के हाथ बेसिकली नहीं आए। फिर बहादुर शाह जो है वो रंगून चले गए। ठीक है, और 1862 में मर भी जाते हैं। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे उनको बेसिकली एक शाहजहांपुर है वहाँ पे बरेली के पास, तो शाहजहांपुर के एक राजा ने उनको मार दिया जो कि ब्रिटिश का सपोर्टर था। वो होते हैं ना कुछ चापलूस टाइप के कि भाई मैंने तुम्हारे दुश्मन को मार दिया वाला, वैसा मुझे अब कुछ फेवर करना, वैसे वाला कोई राजा था जिसने मौलवी अहमदुल्ला को ब्रिटिश के फेवर में आकर के मार दिया। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें ये रिवोल्ट फेल क्यों करता है, इस रिवोल्ट के फेलियर होने का वजह क्या है, रीजंस क्या है। तो एक बात तो बहुत क्लियरली हम समझ सकते हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो रहा होगा उसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया होगा। टेक्नोलॉजी कैसे फैक्टर प्ले किया होगा, बात सिर्फ वेपन्स में ही नहीं है कि वेपन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत फैक्टर हुआ होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ब्रिटिश के पास क्या था, टेलीग्राफ था। टेलीग्राफ सिस्टम इनके पास था, टेक्नोलॉजी था कि कहीं भी अगर कुछ हो रहा है इनको तुरंत पता चल जाता था या बहुत जल्द पता चल जाता था कि किस एरिया में क्या प्रॉब्लम हुई है। टेलीग्राफ सिस्टम था इनके पास, पोस्टल सिस्टम था इनके पास। इस वजह से इनको मालूम होता था कहाँ पर क्या हो रहा है, उस हिसाब से प्लानिंग करके वहां पर विद्रोह को या तो रोक सकते थे या अटैक कर सकते थे। ये बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर देखो तो ये लिमिटेड था, ये रिवोल्ट कुछ एक क्षेत्र में ही लिमिटेड था, कुछ एक क्षेत्र में ही लिमिटेड था। पूरे नेशनल लेवल का ये रिवोल्ट बन के नहीं आया था। क्लियर, समझ रहे हो ना, पूरे नेशनल लेवल पे नहीं फैला था, ये सर्टेन रीजन्स में ही था। जैसे हमारे नॉर्थ में दिल्ली तरफ से हुआ, बिहार तक आया, नर्मदा के थोड़ा क्लोज के एरिया तक रहा, कुछ कुछ वेस्ट तक रहा, तो इस तरह से कुछ ही रीजन्स तक रहा था। ठीक है, दूसरा कि पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ पूरे रिवोल्ट का बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं था। वो उस पर बिल्कुल बेतरतीब तरीके से था। ऐसा नहीं था कि कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से स्ट्रक्चर किया गया था, अब ये यहाँ से वो रीजन से करेंगे, तो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके का अटैक नहीं था। क्लियर है। एक और रीजन था, इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, एक कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी। बस इनको लग रहा था ब्रिटिश को बस मार के भगाना है, पर वो जो ड्राइविंग फैक्टर वाली बात मैंने की, जो मोटिवेशन वाली फैक्टर मैंने आपको अभी बताया, वो मोटिवेशन वाला फैक्टर जो था वो इनका मिसिंग था। ओवरऑल सबका अपना अपना था, यानी पर्सनल था, पर्सनल एजेंडा था सबका। हम देख ही रहे हैं कि सबको जो प्रॉब्लम्स अंग्रेजों से थी वो अलग अलग थी। किसी को जमीन का दिक्कत था, किसी को पेंशन का दिक्कत था, है ना। तो सबका अपना अपना पर्सनल एजेंडा था, तो सब एक जगह से एक एजेंडा वाइज भी कहीं पर यूनाइट नहीं हो पाए। ठीक है, नेशनलिज्म नहीं था, नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो मिसिंग था। नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मिसिंग था इनमें। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इनको जो है हर सेक्शन का सपोर्ट नहीं मिला। इनको सपोर्ट जो है हर सेक्शन का नहीं मिला। जो अमीर लोग थे, जो जमींदार लोग थे, बहुत सारे जो बेनिफिट हो रहे थे, जो रूलर्स थे अंग्रेजों के साथ जो मिले हुए थे, जो उनसे बेनिफिट पा रहे थे, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो मिडिल क्लास थी या फिर जो इंटेलिजेंसिया थी, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और वो लोग इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था दिस रिवोल्ट इज बैकवर्ड लुकिंग, यानी ये पीछे देखता हुआ रिवोल्ट है, ये आगे देखता हुआ रिवोल्ट नहीं। यानी इस रिवोल्ट के बाद चीजें वापस से पीछे चली जाएंगी, कुछ नया नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, कुछ आगे का नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच थी। अगर आप खुद ही सोचो कि अगर ये रिवोल्ट अगर हम लोग जीत भी जाते तो फिर क्या होता, बहादुर शाह जफर बन जाते एम्परर, भारत के शहंशाह बन जाते, और फिर से वही सेम फ्यूडल कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है इंडिया का।
फिर से वही राजा महाराजा वाली सिस्टम होती और सालों तक वही चलता। जिस तरह से आज की डेट में हम भारत को एक डेमोक्रेसी में देख रहे हैं वो चीज़ नहीं रहता, मोनार्की में होता, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रांत होता। इंडिया एक समूचा एक पूरा हिमालय से यहाँ अरेबियन सी तक पूरा इंडिया नहीं होता। समझ रहे हैं किस क्या इसका कैरेक्टर होता। तो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंसिया थी उन्होंने एक सही विजन भी रखा था कि इसको सपोर्ट अगर नहीं कर रहे थे उनके पास वैलिड पॉइंट्स थे। तो इस रिवोल्ट के कारण लेकिन कुछ अच्छा भी होता है, यानी कुछ सिग्निफिकेंस भी अगर इसका हम समझें तो कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। क्या क्या है अच्छी चीजें बताओ। वेपन अपग्रेड हुआ, वेपन अपग्रेड नहीं मतलब देखो अब ब्रिटिश रहेंगे तो वेपन अपग्रेड होगा तो ऑब्वियसली वो ब्रिटिश के अंदर ही अपग्रेड होगा, ठीक है। हाँ टेक्नोलॉजी कह सकते हो वो तो ब्रिटिश के कारण ही हुआ। अगर ब्रिटिश रह गया चीजें जो थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली, जो पोस्टल सर्विसेज हैं, रेलवेज वगैरह हैं, ये सब डेवलप हुई, ये सब चीजें आई तो ब्रिटिश के कारण। बट इस रिवोल्ट के कारण बताओ आखिर क्या रीजंस थे, आखिर रिवोल्ट ने ऐसा क्या बदला, क्या चीजें आई। तो देखो एक चीज है नेशनलिज्म का स्पिरिट, यानी लोगों के अंदर जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है वो आया। कहीं ना कहीं कुछ समय बाद लोगों को जब इन खामियों को लोगों ने जज किया कि ये प्रॉब्लम्स आई होंगी, जब भी कुछ होता है हम करते हैं ये काम कि अगर कोई चीज़ खराब होती है, अनसक्सेसफुल होती है तो रीजंस हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने इस बात को समझा कि नेशनलिज्म की कमी रह गई थी, ठीक है। तो एक तो रीजन ये हो गया, और कोई रीजन बताइए। देखो इससे पॉजिटिव चीजें भी एक दो होती हैं। एक तो ब्रिटिश ये समझ गया कि इंडिया के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करना है, इनकी कल्चर के साथ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें ब्रिटिश समझ में आ गए। और उसके अलावा देखो ब्रिटिश को कहीं ना कहीं इस बात का कंसर्न भी हो गया कि इस तरह की रिवोल्ट दोबारा नहीं होने चाहिए। अब जो हुआ है ये बहुत बुरा, चूंकि ब्रिटिश हिल गया था, ब्रिटिश सरकार जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो हिल गई थी। तो उनको समझ में आ गया था कि इस तरह का रिवोल्ट अगली बार हुआ तो हम बिल्कुल धाराशाही हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो वो एक फैक्टर है। इंडियंस का साइज ना एक और बात बहुत अच्छी समझ में आई इसके कारण, ब्रिटिश जो हिले, हमको ये बात समझ में आ गया कि ब्रिटिश जो है ये इनविंसिबल नहीं है। यानी ये ब्रिटिश का जो अब तक हमारा माइंडसेट था कि ये ब्रिटिश जो है ये कभी हार नहीं सकते, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये हम लोग अब इस फैक्टर से हम लोग बाहर आ गए। हम लोग ये अब समझ में आया कि ब्रिटिश भी हराया जा सकता है अगर चीज़ें सही हो, सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ा जाए। और अगली लड़ाई अगर हम लड़ें, अगर सही तरीके से प्लान करके लड़ें और स्ट्रैटेजिक वे में लड़ें, तो जाहिर सी बात है हम ब्रिटिश को भी हरा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों के समझ में आई। जैसे आज की डेट में लोग समझते हैं ना USA, आज की डेट में हम लोग समझते हैं ना कि USA जो है उसको हराया नहीं जा सकता है, पर देखा जाए तो USA को बस USA की मूवीज में नहीं हराया जा सकता है, ठीक है। USA ऐसा कोई तोप है नहीं कि उसको हराया नहीं। हाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा तो फिर ऑफ कोर्स वो जीत सकता है। लेकिन उसके अगर ऐसा कह दो कि उनके सोल्जर्स बहुत 30 मार खाए हैं और कहीं भी जाकर के आप बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, जैसे अभी टैरिफ वॉर जो चल रहा है हमारा, लोग कह रहे हैं कि USA को अगर USA से दुश्मनी लेंगे तो USA हो सकता है हम पे अटैक भी कर दे, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे। तो USA के सोल्जर्स अगर आके अटैक भी कर देंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें वो बात ही नहीं है। आज तक वो कोई लड़ाई जीते कहाँ है भाई, USA कहाँ कौन सी लड़ाई जीता है आज तक, और अकेले दम पे कौन सी लड़ाई जीता है। एक कोरियन वॉर है जो उसने लड़ा था, ठीक है, वो 50-50 रह गया, वो भी जीता नहीं, 50-50 रह गया। वियतनाम वॉर जो था उसमें बुरी तरह मार खाया था वो, राइट। अफगानिस्तान इराक वगैरह में जो लड़ा वो जो भी रहा तो उसमें भी मार खाया, हालांकि उसमें और देश भी थे, उसके बाद भी मार खाया। कोई एक अगर जीता है, जैसे पनामा में कहीं पर उसने एक ऑपरेशन किया था वो जीता, तो पनामा उसका कोई मिलिट्री है, उसका पॉपुलेशन तो बिहार जितना भी नहीं होगा, आप उससे जीत रहे हो। क्यूबन क्राइसिस था, कुछ क्यूबा में कुछ हुआ था, कैरिबियन में हुआ था, वहां पर आपने जीता, तो वो भी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप लड़े हो और जीते हो अगर किसी से, तो वो तो वैसी देश है जिसकी आर्मी को शायद भूटान की आर्मी भी हरा दे। आप उनसे जीत करके आप अपने आप को तोप बना रहे हो और फिल्में बनाए जा रहे हो, ऐसी फिल्में बना रहे हो कि हम तो, हमारे सोल्जर्स तो महान है, मतलब सुपर डुपर पता नहीं क्या है, पर असल में तो आप फिल्मों में ही जीते हो आज तक आपके वॉर। ग्राउंड पे तो आप किसी बड़े देश से ना लड़े हो, बड़े क्या आप अपने लेवल से 10 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल से भी नहीं लड़े हो। जर्मनी से प्रॉब्लम अगर था तो जर्मनी से भी नहीं कभी लड़े होगे। यूरोप में तो प्रॉब्लम आप रखे नहीं कभी ऐसा कोई, पर अगर किसी से रहा भी तो चाइना से तो आज तक लड़े नहीं, डायरेक्ट USSR से और रशिया से भी लड़े नहीं हो, तो कहाँ से तुम आ जाओगे। और इंडिया भी आ जाओगे, तुमको लगता है जीत जाओगे। वियतनाम में कितनी बुरी तरह से हारे हैं, कभी यूट्यूब पे देख लेना वीडियो, मजा आ जाएगा किस तरह से हारे हैं अमेरिकी। तो उस तरह की बातें करना बेकार है। कि हम ये बात जान रहे हैं कि हमें दिमाग में ये चीज़, फिल्मों देखो, फिल्मों का जो सॉफ्ट पावर यही कहते हैं, हार्ड पावर जो मिलिट्री की है वो जो ग्राउंड पे करती है,
सॉफ्ट पावर मतलब यही हुआ, ये कल्चर हुआ, सिनेमा हुआ, म्यूजिक हुआ, ये चीजें हुई सॉफ्ट पावर। तो यूएसए अपने सॉफ्ट पावर से हमारे और पूरी दुनिया के दिमाग में बैठा रखा है कि यूएस के सोल्जर्स जहां चले गए वहां जाकर के हम बचा लेंगे सबको, वही जीत के आएंगे और कुछ नहीं हारे, कभी नहीं हारेंगे। एलियन इन्वेजन होगा तो यूएसए ही आएगा, कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में होगा तो व्हाइट हाउस में ही डिस्कशन होगा और पेंटागन से ही मिशन प्लान होगा। ये उलझलुल चीजें बस दिखाते हैं ये लोग, असल ऑन ग्राउंड इनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये जीतने वितने तो दूर की बात है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाँ, अगर वो मिसाइल विसाइल जो है उनके पास, उन सब का उपयोग करके अगर वैसा रहा तब भले उनके पास एक एज है, अदरवाइज नो, दे आर नॉट दैट केपेबल। तो यूएस इज ऑल्सो नॉट इनविंसिबल, और बाकी लोग का तो, ब्रिटिश का भी ये इनविंसिबिलिटी वाला जो क्लॉज है ये भी खत्म हो गया। समझ में आ गया ये चैप्टर, सब कुछ क्लियर है। आगे के चैप्टर से हम लोग अब नेशनलिज्म को थोड़ा लेकर के अब बढ़ेंगे, जो मॉडर्न फेज आएगा उन चीज़ों को देखो। जो सोशियो रिलीजियस वाला फैक्टर है उसको हम लोग, फैक्चुअल पार्ट है उसको हम लोग डेप्थ में नहीं करेंगे, वो नोट्स में ही मिल जाएगा, उसी से कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें बताने लायक तो किसी क्लास में बता देंगे आपको, लेकिन मेन जो नेशनल मूवमेंट है उन चीज़ों की अब हम बढ़ेंगे उसके आगे। रिवोल्ट अब खत्म हुआ, अब 1857 के बाद से क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होंगी, हम उसके ऊपर अब डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, चीज़ें मज़ा आया होगा, बहुत सारी नई बातें जानने को मिली होगी। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इस कंटेंट को आपको मेंस लेवल पे भी आपको जब हम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बेहतरीन आपकी तैयारी हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन सूत्रम एकेडमी। दिस इज मी सह कृष्णा एंड आई एम साइनिंग ऑफ। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, सिंसियरली पढ़िए तो रिजल्ट ज़रूर होगा। चलो सी यू, तथास्तु।